नमस्कार। स्टडी विद केसी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ समकालीन दक्षिण एशिया जो 12th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इसमें हम देखेंगे दक्षिण एशिया के बारे में, और हम बात करें तो हम जिस महाद्वीप के अंदर रहते हैं वो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, और हम एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में रहते हैं। तो दक्षिण एशिया के अंदर हो रहे संपूर्ण घटनाक्रम को, दक्षिण एशिया के देशों में वहां की राजनीतिक व्यवस्था का, इन सब का हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो आइए एक नजर हम डालते हैं दक्षिण एशिया पर। जैसा कि ये भारत के मानचित्र में दर्शाया गया है, भारत के 7 पड़ोसी देश हैं और जो उसके साथ स्थल या थल या भूमि के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं। 2 देश ऐसे हैं, श्रीलंका एंड मालदीव, जो जल के साथ में भारत के साथ कनेक्टिविटी रखते हैं। तो यहां मैं बात करूं तो इधर क्या है दक्षिण एशिया, तो बुक के अंदर समझाने का भी तरीका यही है कि दक्षिण एशिया जिसके उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है, हिमालय पर्वत है, जिसके दक्षिण में हिंद महासागर है, जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और जिसके पश्चिम में अरब सागर है, वह है दक्षिण एशिया। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि चाइना को दक्षिण एशिया का भाग नहीं माना गया। ये प्रश्न बन सकता है परीक्षा का कि किस देश को, निम्नलिखित में से किस देश को दक्षिण एशिया का भाग नहीं माना गया है, तो वहां पे आएगा चाइना। तो दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं? दक्षिण एशिया में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है और श्रीलंका है, इंडिया है। इन देशों की राजनीतिक व्यवस्था, यहाँ की शासन व्यवस्था और यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली या किस तरह की सरकारें हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। नंबर 2, क्या क्या इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं? पहला, क्या है दक्षिण एशिया? नंबर 2, पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, बांग्लादेश में किस लोकतंत्र, नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र, श्रीलंका में जातीय संघर्ष, भारत पाक संघर्ष, भारत और उसके अन्य पड़ोसी देशों के साथ भारत के कैसे रिश्ते हैं, भारत के कैसे संबंध हैं, और शांति और सहयोग, लास्ट में सार्क की स्थापना कैसे हुई और सार्क के देश किस तरह से मिलजुल कर दक्षिण एशिया को आगे बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। ये सब पाठ में हम पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पाठ्य पुस्तक में नहीं दिया गया है, बट एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न अक्सर आते रहते हैं, चाहे वो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो। प्रश्न क्या होता है कि भारत की किस देश के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री लगती है, सीमा लगती है? तो हमें अक्सर लगता होगा कि भारत पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। भारत की जो सबसे ज्यादा बाउंड्री लगती है वो लगती है बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर। उसके बाद भारत जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है दूसरे नंबर पर, वो है चाइना के साथ 3488 किलोमीटर। और नंबर 3 पे आता है पाकिस्तान, जिसके साथ वो 3323 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। और उसके बाद आता है नेपाल, जिसके साथ वो 1751 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। इस तरह से सबसे कम बाउंड्री जो लगती है वो अफगानिस्तान के साथ है, वो 106 किलोमीटर है। तो दोस्तों, जिसे हम एक ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं, और वो ट्रिक है बचपन। क्या है? बचपन। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, चाइना 3488 किलोमीटर, उसके बाद पाकिस्तान 3323 किलोमीटर और नेपाल 1751 किलोमीटर। और सबसे कम अगर पूछे बाउंड्री किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। अगेन यहाँ से एक प्रश्न बनता है सीमा रेखाओं के नाम के साथ कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं? तो भारत और पाक के जो बीच की सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ कहते हैं। अगेन आता है
कि भारत और अफगानिस्तान के बीच, क्योंकि डायरेक्ट बाउंड्री नहीं है, डायरेक्ट बाउंड्री तो जो पाकिस्तान को जो पीओके वाला एरिया है उस पीओके वाले एरिया से ये टच करती है, और इसको अफगानिस्तान की जो साथ बाउंड्री है उसको डूरंड रेखा कहते हैं, डूरंड। भारत और चाइना के बीच की जो सीमा रेखा है इसको हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसके बाद भारत और श्रीलंका, ये जो एक डॉट डॉट के साथ में श्रीलंका अलग हो रहा है जल के द्वारा, इसको कहते हैं पाक जल स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट कहते हैं, या हिंदी में कहें तो पाक जल डमरू मध्य। तो भारत और श्रीलंका को जो अलग करने वाली रेखा है वो है पाक स्ट्रेट। भारत और चाइना के बीच में जो सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच है वो रेड क्लिफ, और भारत और अफगानिस्तान के बीच है वो डूरंड रेखा। इस तरह से हमने दो तरह के प्रश्नों को हल किया। अब हम दक्षिण एशिया के घटनाक्रम पर बात करेंगे कि दक्षिण एशिया के अंदर मुख्य क्या क्या घटनाक्रम हुए जिन्हें हमें याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा का प्रश्न बन सकते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न बन सकते हैं, ना केवल बोर्ड परीक्षाओं का। इसलिए इसे याद रखना अति आवश्यक होगा हमारे लिए, और बहुत ही रोचक तथ्य हैं जिसे मैं तो कहता हूं कि हर भारत के नागरिक को याद रखना चाहिए कि हमारे देश में कब और क्या कौन सी घटनाएं हुई। सबसे पहले है 1947। ये जो घटनाक्रम है ये एनसीईआरटी की बुक के ऊपर पूरा का पूरा दिया हुआ है घटनाक्रम, लेकिन आप ये देखेंगे कि कब क्या होता है। तो 1947 के अंदर भारत को आजादी मिलती है। आजादी के साथ ही भारत और पाक दो अलग राष्ट्र बन जाते हैं। पहले जो एक ही हुआ करते थे वो भारत और पाक, 14 अगस्त को भारत पाकिस्तान अलग, 14 अगस्त को पाकिस्तान भारत से पृथक हो जाता है, और 15 अगस्त 1947 को भारत मध्य रात्रि को नेहरू देश की संसद को संबोधित करते हैं, और वो भाषण उनका ट्रस्ट विद डेस्टिनी या भाग्यवधों से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन ये दोनों देश 1947 में, एक 14 अगस्त को, एक 15 अगस्त को आजाद हो जाते हैं। ये तो हमें 1947 के संदर्भ में याद रखना होगा। 1948 के संदर्भ में क्या है कि श्रीलंका को आजादी मिली। हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, जिसकी राजधानी है कोलंबो, और जहां पर अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था। इस श्रीलंका को 1948 में आजादी मिली। इसका जो प्राचीन नाम है वो है सिलोन, तो ये भी याद रखना होगा। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? सिलोन, और इसकी राजधानी है कोलंबो। अगला है अगेन 1954 में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है 1954 के अंदर? सीटो। क्या पढ़ा है? सीटो। तो ये सीटो, शीत युद्ध का दौर पाठ में हमने पढ़ लिया, और सीटो का मतलब होता है साउथ ईस्ट एशियन ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है सीटो, और सीटो की स्थापना होती है 1954 में। ये हमें याद रखना होगा, और हमें याद है कि ये जो पश्चिम खेमे के जो मुखिया थे अमेरिका, उसका गठबंधन वाला, सैनिक गठबंधन वाला ये एक गुट है जिसकी स्थापना 1954 में हुई है। इसी तरह का एक जिसे हम केंद्रीय संधि संगठन भी बोलते हैं, सेंटो है। तो सेंटो की स्थापना 1955 के अंदर होती है। इसे बगदाद समझौते के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा 1960 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता होता है। भारत और पाक के बीच में सिंधु नदी बहती है, और इस सिंधु नदी को लेके दोनों देशों के बीच समझौता होता है। इसमें भारत की ओर से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, और पाकिस्तान की ओर से वहां के अयूब खान हैं। तो प्रश्न आ जाता है कि सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? तो 1960 के अंदर।
सिंधु नदी जल समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। 1962 ये वो साल है प्रिय विद्यार्थियों जब भारत और चीन के बीच में लड़ाई हुई। भारत और चीन जो हिंदू चीनी भाई भाई का नारा देता रहा, ड्रैगन जिसका एक मुंह नहीं होता, जिसकी बात पर यकीन नहीं कर सकते, और पंडित नेहरू इस चीज को ढंग से समझ नहीं पाए। चीन की रणनीति पर वो विश्वास कर लिया। उन्होंने 1954 में पंचशील सिद्धांत भी दिया, लेकिन वही चीन जिस समय भारत अनेक चुनौतियों से आजाद होने के बाद में अपनी लड़ाई और संघर्ष कर रहा था, उस समय चीन भारत के साथ में धोखा करता है, विश्वासघात करता है, और एकाएक जब भारतीय सेना के पास में उतने साजो सामान नहीं है, उतने आधुनिक हथियार नहीं है, शिक्षा अशिक्षा से, बेरोजगारी से जब भारत संघर्ष कर रहा है, उस समय चीन भारत पर अटैक करता है। तो इस साल को हमें नहीं भूलना चाहिए। भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ है 1962 में, और इस युद्ध में भारत की सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा। वो भारतीय सेना का पराक्रम कम नहीं था, अपितु उसके पास अति आधुनिक हथियार ना होने की वजह से और भारत के तत्काल आजाद होने की वजह से कुछ चुनौतियों के कारण ऐसा हुआ। वर्तमान में भारत की सेनाएं बहुत ही मजबूत हैं और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। 1965 ये वो साल है जब हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भारत पर युद्ध थोपता है। भारत की नीति रही है जियो और जीने दो। वो पहले से किसी के साथ में युद्ध नहीं करता, लेकिन अगर युद्ध छेड़ दिया तो उसे मुंह तोड़ जवाब भी देता है, और इसको पाकिस्तान को यहाँ मुंह की खानी पड़ी और पाकिस्तान की सेना शिकस्त हुई। 1948 के दरमियान ही भारत और पाक के बीच में पहला लड़ाई हुआ। पाकिस्तान के जो कबायली थे वो भारत के अंदर घुस आए थे, और यहाँ जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, जिसे पीओके कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, जिसे हिंदी में पाक अधिकृत कश्मीर भी कहते हैं। 1966 वो समय है दोस्तों जब 1965 का भारत पाक का युद्ध हो जाता है, और युद्ध होने के बाद में संधि और समझौते होते हैं, और संधि और समझौतों के अंदर ये समझौता होता है ताशकंद समझौता। उस समय की घटना को याद कीजिए। 1964 में, मई 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं गुलजारीलाल नंदा, और गुलजारीलाल नंदा के बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। और ये जो ताशकंद समझौता है ये लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच में हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये ताशकंद वर्तमान में उज्बेकिस्तान के अंदर है, लेकिन उस समय ये ताशकंद है ये यूएसएसआर के अंदर हुआ करता था, क्योंकि आपने पढ़ा कि यूएसएसआर 1922 में 15 गणराज्यों को मिलकर बना था, जिसका 1991 के अंदर सोवियत संघ का यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का विघटन हो गया था। तो ये ताशकंद समझौता हुआ है। प्रश्न आ जाता है कि ताशकंद समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य। कब हुआ? तो 1966 में। और कहां हुआ? तो ताशकंद वर्तमान में कहां पे है? उज्बेकिस्तान में। अगला प्रश्न, अगला बिंदु है अगस्त 1971। युद्ध हो रहे हैं। युद्ध के लिए हमें मित्रों का होना जरूरी है, क्योंकि अगर युद्ध में हमारे साथ मित्र सेना रहेगी, कोई शक्तिशाली देश रहेगा, तो भारत ने इसके लिए, क्योंकि पाकिस्तान का साथ अमेरिका दे रहा था, इसलिए भारत के लिए चाहिए कोई एक शक्तिशाली देश, और भारत ने अगस्त 1971 में यूएसएसआर के साथ 20 वर्षीय मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। तो प्रश्न बन जाता है कि भारत ने किस देश के साथ 20 वर्ष के लिए मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए? तो यूएसएसआर के साथ। वर्तमान का जो रूस है वो पहले यूएसएसआर था। उसके बाद प्रश्न बन जाता है कि भारत ने यूएसएसआर के साथ 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर कब किए? तो अगस्त 1971।
अगेन अगर प्रश्न बन जाता है कि 1971 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, जब यूएसएसआर के साथ 20 वर्षीय संधि हुई, तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री आयरन लेडी जिसे कहा जाता है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। और इंदिरा गांधी जी ने स्थिति को भांपते हुए, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, इसलिए स्थिति को भांपते हुए यूएसएसआर के साथ 20 वर्षीय मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए। होता भी ऐसे है, दिसंबर 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए वहां पर आंदोलन चलता है और भारत और बांग्लादेश के लिए फिर एक युद्ध होता है और बांग्लादेश को भारत सहायता देता है। भारत सहायता देता है, अपनी सैनिक सहायता है और आर्थिक सहायता भी देता है, क्योंकि ये जो लोग थे ये बंगाली भाषा के लोग थे और इनके ऊपर भाषा थोपी जा रही थी। इसलिए दिसंबर 1971 में भारत बांग्लादेश को पृथक करवाता है, आजाद करवाता है बांग्लादेश को। भारत का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है और इस समय पाकिस्तान की सेना भारतीय सेना के सामने हैंडओवर कर देती है, आत्मसमर्पण कर देती है और बहुत मुंह भी खानी पड़ी है, पराजय का मुंह देखना पड़ा है। अगेन मैंने जैसा कहा कि जब युद्ध होंगे उसके बाद में क्या होगा, जैसे हमने देखा भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, अगेन ताशकंद समझौता हो रहा है, इधर भारत पाक युद्ध है, बांग्लादेश को आजादी मिली है और इधर जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ है। और इस शिमला समझौते के समय जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो प्रश्न बन जाता है शिमला समझौता कब हुआ, तो 1972 में हुआ। किन दो देशों को मध्य हुआ, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। अगेन मई 1974 ये वो वर्ष है जिसमें भारत अपनी परमाणु ताकत दिखाता है। देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी राजस्थान के पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण करके भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्रों की बिरादरी में लाती है और इस समय संपूर्ण विश्व की नजर भारत के ऊपर जाती है। जैसे ही भारत परमाणु संपन्न बनता है उसके बाद पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण करता है। अगला बिंदु है दिसंबर 1985, ये वह बिंदु है जब सार्क की स्थापना होती है। सार्क जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू के अंदर है, सार्क जिसे हम दक्षेस भी कहते हैं, सार्क जिसका फुल फॉर्म साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। 1987 ये वो वर्ष है जब भारत श्रीलंका के अंदर शांति सेना भेजता है। श्रीलंका में मूलतः दो समुदायों के लोग रहते हैं, एक है तमिल और दूसरा है सिंगली। सिंगलियों का वहां पे दबदबा है, तमिलों के साथ भेदभाव हो रहा था। ये तमिल वो लोग थे जो मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे और वहां मछुआरों के उसमें प्रवास कर गए थे। तो इन तमिलों के साथ में यहाँ पे ज्यादती हो रही थी और ये विद्रोह कर रहे थे और ये LTTE करके एक ग्रुप बना था, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम, और एन प्रभाकरन इसके मुखिया थे। तो भारत ने उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने श्रीलंका में IPKF भेजा। IPKF किसके समय भेजी गई, तो IPKF राजीव गांधी के समय भेजी गई। भारत और श्रीलंका के बीच में राजीव गांधी जयवर्धने समझौता हुआ। वहां तत्कालीन श्रीलंका के प्रधानमंत्री जयवर्धने थे, उन्होंने भारत से मदद मांगी और भारत हमेशा शांति के लिए, क्योंकि भारत की तो जो मूल दर्शन है वो यही है कि वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना रही है, इसलिए इंडियन पीस कीपिंग फोर्स शांति सेना वहां पे भेजी। तो भारत श्रीलंका शांति सेना कब गई, तो 1987 में। किसके समय गई, तो राजीव गांधी के समय। अगला है 1993, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू, क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ एग्जाम क्यों है, क्योंकि साफ्टा और साफ्टा ये दो बिंदु हैं जिन पर विद्यार्थी चकरा सकता है। और साफ्टा है 2004 में
और साप्टा है 1993 में। तो साप्टा क्या है प्रिय विद्यार्थियों? साप्टा है साउथ एशियन प्रेफरल ट्रेड एग्रीमेंट। अगर इसे मैं हिंदी में कहूं तो दक्षिण एशिया व्यापार वरीयता क्रम। दक्षिण एशिया व्यापार वरीयता क्रम। तो अगर पूछे आपसे कि साप्टा की स्थापना कब हुई, तो साप्टा की स्थापना हुई है 1993 में। अगेन है 1996, ये भी इंपॉर्टेंट है, फरक्का संधि। फरक्का संधि किन दो देशों के मध्य हुई, प्रश्न बन के आ सकता है। फरक्का संधि कौन से दो देश शामिल है इसमें? एक है इंडिया और दूसरा है बांग्लादेश। किस मुद्दे को लेकर हुई है? तो ये है गंगा जल के बंटवारे को लेकर। गंगा जल बंटवारे को लेकर ये फरक्का संधि हुई है और किस वर्ष हुई है? 1996 के अंदर। मई 1998 ये दूसरा मौका है। पहला मौका जब भारत परमाणु परीक्षण करता है, दूसरा मौका जब तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में ये सेकंड परमाणु परीक्षण किया। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? मई 1974। सेकंड परमाणु परीक्षण कब हुआ? मई 1998। अगला है फरवरी 1999। फरवरी 1999 क्या है? 1999 क्या है? वाजपेयी जी ने एक बहुत ही अच्छा बात कही कि हम अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते, इसलिए पड़ोसी के साथ में अपने रिश्तों को बेहतर करना होगा। और इसी उद्देश्य से, इस सद्भावना के उद्देश्य से वाजपेयी जी ने लाहौर बस यात्रा की। तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए मिलने उनसे वो लाहौर पहुंचे और वहां पे जाके उन्होंने मुलाकात की। उसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान की मुख में राम बगल में छुरी वाली रणनीति है और उसके बाद में कारगिल युद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर फरक्का संधि इंपॉर्टेंट है और दोनों ही परमाणु परीक्षण भी इंपॉर्टेंट हैं। अगला, जैसे ही वाजपेयी जी वहां गए, मैंने कहा कारगिल युद्ध हो गया, तो 1999 को हमने कारगिल वॉर के रूप में, कारगिल युद्ध के रूप में याद रखना होगा। अगला घटनाक्रम है जुलाई 2001। ये क्या है? युद्ध होने के बाद में अगेन शिखर वार्ता होती है, समिट कॉन्फ्रेंस होती है, संधि समझौते होते हैं और इसी के तहत एक शिखर वार्ता हुई। और वो शिखर वार्ता जिसमें ये कश्मीर का मुद्दा, उस समय की तत्कालीन मीडिया ने कहा कि इस कश्मीर के मुद्दे को शायद सुलझा लिया जाएगा क्योंकि जो मुशर्रफ है वो सच्ची भावना से आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाल में मुशर्रफ का निधन हो गया है। तो इसमें भारत को विजय हुई। भारत को पाकिस्तान के साथ होने वाले सभी युद्धों में विजय हासिल हुई है। शिखर वार्ता में, ये शिखर वार्ता कहां पे हुई? ये इंपॉर्टेंट है, आगरा के अंदर हुई। और किसके बीच में हुई? तो अटल जी और मुशर्रफ, इनके बीच में ये शिखर वार्ता हुई है 2001 के अंदर। फरवरी 2004 में क्या होता है? साफ्टा की स्थापना होती है। साफ्टा क्या है? दक्षिण एशिया मुक्ति व्यापार समझौता। यह है साफ्टा, यानी साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो मैंने पहले भी कहा था कि 1993 के अंदर तो है साफ्टा और फरवरी 2004 के अंदर है साफ्टा, यानी साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दक्षिण एशिया मुक्ति व्यापार क्षेत्र। अगला है 2007। 2007 को हमें याद रखना चाहिए कि दक्षिण में पहले 7 सदस्य देश थे, वर्तमान में दक्षिण में 8 सदस्य देश हैं। दक्षिण, जिसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहा जाता है, जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है और जिसमें पहले तो 7 सदस्य देश थे, लेकिन वर्तमान में उसमें सदस्य देशों की संख्या है 8 और ये 8वां सदस्य देश बना है उसका 2007 के अंदर अफगानिस्तान। और ये कब बना है? 14वां दक्षिण का शिखर सम्मेलन हो रहा था
और ये ही शिखर सम्मेलन हो रहा था कहाँ पे, नई दिल्ली में। तो ये भारत के लिए भी गौरव की बात है कि दक्षिण के 14वें शिखर सम्मेलन में, जो कि नई दिल्ली के अंदर आयोजित हो रहा था 2007 में, अफगानिस्तान दक्षिण का सदस्य बना नवंबर 2014, इसलिए याद रखना होगा कि यहाँ पे 18वां दक्षिण का शिखर सम्मेलन हुआ है। और ये हुआ है कहां पर, काठमांडू में। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। इसके साथ ही ये जो दक्षिण एशिया घटनाक्रम है ये कंप्लीट होता है। आगे के वीडियो में विद्यार्थियों हम इस पार्ट के अगले टॉपिक कि किन किन देशों में किस तरह की शासन व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को शेयर कर